झपट्टा महाबली के किस्से रोमांच ही नहीं चतुरता से भरे हैं। पतला दुबला व्यक्ति अपनी चतुरता के बल पर महाबली कहलाया। झपट्टा के किस्से मन में गुदगुदी उत्पन्न करते हैं। वो महाराज का विश्वास पात्र और राजमहल का मुख्य व्यक्ति बन गया। उसकी सफलता से मंत्री को ईर्ष्या होती। ये ईर्ष्या झपट्टा के लिए नए अवसर उत्पन्न करती है और राज्य की किसी न किसी समस्या का समाधान भी। मंत्री, ये क्या हो रहा है? सेनापति अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? सेनापति अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे गलत सूचना मिली है। जानते हो, इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य का गुप्तचर विभाग हमें गलत सूचना दे रहा है। महाराज, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम जो कहना चाह रहे हो वो हम समझ गए। नहीं नहीं महाराज, मैं तो ये कह रहा था कि सेनापति अपना काम ठीक से कर रहे हैं, बस उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो सैनिकों की परीक्षा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सेना पर उनकी पूरी नजर रहती है। ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। क्षमा महाराज, मुझे लगा कि सेनापति का स्वास्थ्य कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसका अर्थ यह है कि हमें सेनापति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त करना होगा। अच्छा अवसर है उस झपट्टा को राजमहल से बाहर करने का। सारा दिन यहाँ वहाँ पड़े पड़े मेरी मुखबरी करता रहता है। महाराज, मेरी दृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम के लिए सर्वोत्तम हो सकता है। कौन है वो? महाराज, वो व्यक्ति है झपट्टा। आप उसे सैनिकों की परीक्षा का कार्य दे दीजिए। उसके जैसा महाबली हमारे राज्य में कोई नहीं है। सैनिकों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बार तुमने बुद्धि से काम लिया है। झपट्टा महाबली को तुरंत बुलावा भेजो। महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ झपट्टा महाबली, बात यह है कि सेनापति का स्वास्थ्य काफी समय से ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सैनिकों के प्रशिक्षण का कार्य अब तुम अपने हाथों में ले लो। सैनिकों के साथ रहो, उन्हें अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के गुण सिखाओ। यह जरूर इस मंत्री की करामात है, छोड़ूंगा नहीं इसको। क्या हुआ, कोई समस्या है? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपका आदेश नहीं टाल सकता। जैसी आपकी इच्छा, मैं कार्य को पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करूंगा महाराज। महाराज की जय हो। क्यों जी, आज इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं अच्छा खासा राजमहल में मौज कर रहा था, वहाँ की मौज ले रहा था, वहाँ कोई काम भी नहीं होता था, लेकिन अब आपको महल से निकाल दिया। हे प्रभु, ये तुमने क्या किया? हे प्रभु, ये तुमने क्या किया? अब मैं पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरे पति को राजमहल से धक्का देकर निकाल दिया, अब इस घर का क्या होगा? अरे 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 चुप हो जाओ, अरे चुप। तुम भी ना बस पूरी बात सुन भी लो पहले। पूरी बात भी नहीं सुनी। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। मुझे महाराज ने राजमहल से निकाल कर सैनिकों के प्रशिक्षण के काम में लगा दिया भाई। ओहो, तो ऐसे कहिए ना, अभी तक आप काम चोरी कर रहे थे, अब काम करना पड़ेगा। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप महाराज को नाराज मत होने देना, वरना पड़ोसी मेरा उपहास बनाएंगे। अरे तुम्हें बड़े अपने पड़ोसियों के उपहास की पड़ी है? और यहाँ जो मेरी जान निकली जा रही है उसका क्या? अरे कहीं किसी की लात, कहीं किसी सैनिक का घूंसा लग गया तो। अरे इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप अपना ध्यान रखिए, इन सैनिक लोगों में बहुत शक्ति होती है। मेरी मानिए तो आप इनसे हमेशा दूरी बनाए रखना। बोल देना कि आपस में ही लड़ते मरते रहें।
झपट्टा पूरी रात करवटें बदलता रहा। अगले दिन झपट्टा सैनिकों के बीच पहुंचा। आइए आइए झपट्टा महाबली जी, हमारे बीच आने के लिए आपका स्वागत है। अरे आपकी मेहरबानी से मैं यहाँ आया हूँ सेनापति जी। वैसे आपका स्वास्थ्य तो मुझे ठीक लग रहा है। नहीं नहीं झपट्टा जी, मुझे कभी चक्कर आता है तो कभी उल्टी हो जाती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। अच्छा अच्छा। झपट्टा वहीं बैठकर इधर उधर देखता रहा। झपट्टा जी, नकली द्वंद्व युद्ध का अभ्यास करवाना है। अभ्यास? हाँ हाँ, करवाइए करवाइए, मैं यहीं से नजर रखता हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ कि कहाँ सब ठीक है और कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। दो सैनिक कुश्ती लड़ने लगे। एक ने दूसरे को ऊपर उठाकर फेंका तो झपट्टा घबरा कर एक खंभे के पीछे छिप गया। वाह मेरे शेर, बहुत बढ़िया। अरे झपट्टा महाबली कहाँ चले गए? महाबली जी, अरे आप दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं आप? अरे मैं यहाँ से देख रहा था कि ये सैनिक, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया अभ्यास चल रहा है। जी जी, अब तलवारबाजी का अभ्यास होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 करिए तलवारबाजी। झपट्टा महाबली, अगर आप बुरा ना माने तो आप भी हमारे साथ अभ्यास में शामिल होइए। अरे मैं नहीं 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 नहीं, आप लोग अभ्यास कीजिए। मुझे कुछ कमी लगेगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा है। हमने आपकी शक्ति और योग्यता के बारे में बहुत कुछ सुना है। यदि आप हमारे साथ अभ्यास करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ हाँ झपट्टा जी, ये ठीक कह रहा है। ये बेचारे आपसे कुछ सीख लेंगे। सैनिक सुनो, तुम तलवार लेकर आओ। अरे सेनापति ने तो पहले दिन ही मुश्किल में फंसा दिया मुझे। एक और झपट्टा और उसके सामने तलवार लिए लंबा चौड़ा सैनिक तलवार घुमाने लगा। झपट्टा ने दोनों हाथों से तलवार उठाई। जैसे ही उसने घुमाने के लिए एक हाथ छोड़ा तो वो नीचे गिर गई। झपट्टा उसे उठाने लगा तो उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगे। ये कांगड़ी सा आदमी पता नहीं महाबली कैसे बना हुआ है। इससे अधिक भारी तो ये तलवार है, बेचारे से उठाई भी नहीं जा रही। ओहो, तलवारबाजी का अभ्यास चल रहा है। क्यों मंत्री, मुझसे पेशगी भी लेते हो और मेरी नौकरी भी नहीं बचा पाए। अगर मैं ना होता तो तुम भी अभी यहाँ खड़े नहीं मिलते। महाराज तो तुम्हें निकालना चाह रहे थे, मैं नहीं उनको रोका, समझे? अरे तो इस झपट्टा को मेरे सिर पर मारने की क्या आवश्यकता थी? इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये झपट्टा एकदम कामचोर व्यक्ति है, तुम उसे केवल बातों में लगाए रखना। दूसरी ओर कांपते हुए हाथों से झपट्टा ने तलवार उठाई और सैनिक तलवार घुमाते हुए उसके पास आने लगा। हे प्रभु, हे बजरंग बली, रक्षा करना इस बैल से प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। सैनिक की घूमती हुई तलवार के साथ झपट्टा का सिर घूमने लगा। जैसे ही सैनिक ने झपट्टा पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, वो बेहोश होकर गिर गया। नौटंकी कहीं का। सेनापति ने झपट्टा पर पानी छिड़का तो वो उठा और उसने अपने बगल से चाकू निकालकर सैनिक की गर्दन पर लगा दिया। जब सामने वाला आपसे अधिक शक्तिशाली हो या आप उससे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार ना हो तो ये युक्ति अपनाई जा सकती है, पर हाँ, आपके पास चाकू होना चाहिए। सभी सैनिक तालियां बजाने लगे। ये देखकर मंत्री जलने लगा। अरे मंत्री जी, आप यहाँ? हाँ, मैं सैनिकों की परीक्षा देखने आया था, अब जा रहा हूँ। अरे बात तो सुनिए। मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य याद आ गया है।
झपट्टा वहाँ आराम से रहने लगा। पूरा दिन चारपाई पर पड़े रहता। कोई सैनिक उसे पंखा करता तो कोई पैर दबाता। वो वहीं से सैनिकों को हिदायतें देता रहता। अरे अरे, ये इसको पीछे वाले पैर की अंगड़ी मारो। अब चढ़ जा, इस पर चढ़ जा। बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया, चढ़ जा। तभी एक सैनिक ने वहाँ हुक्का लाकर रखा और सेनापति उसे गुड़गुड़ाने लगा। अरे ये क्या सेनापति, तुम हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो? महाबली जी, मैं मदिरा पान नहीं करता, बस ये हुक्का अच्छा गुड़गुड़ा लेता हूँ। वैसे इसका नशा भी कम नहीं है। झपट्टा ने इसे घूर कर देखा। झपट्टा जी, आप चखोगे इसका स्वाद? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हुक्का आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अरे छोड़िए स्वास्थ्य को, इसके नशे में जादू है, जादू। काम की बात आती है तो इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और वैसे देखना, यहाँ बैठकर मुफ्त की तनख्वाह ले रहा है, मजे से हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, काम चोर कहीं का। महाबली जी क्या सोच रहे हो? पता है, मेरे दादाजी कहते थे, जो आदमी हुक्का न गुड़गुड़ा सके वो मर्द नहीं होता। हाँ, ये कहते हुए उसने हुक्का पीकर धुआं छोड़ा। वाह 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 वाह, क्या नशा है इसमें। आहा, इसका मजा केवल असली मर्द ही ले सकता है। आहा। झपट्टा ने सेनापति का हाथ हुक्के से हटाया और खुद उसे गुड़गुड़ाने लगा तो उसे खांसी आने लगी। अरे महाबली जी, आप तो बहुत नाजुक निकले। हुक्के के एक कश में ही आपकी ये दशा हो गई। क्षमा झपट्टा महाबली जी, पर आप तो कोयले के धुएं से ढेर हो गए। कोयला? तुमने ये चिलम में कोयला जलाया? हाँ, कोयला, काला काला कोयला। तभी मैं सोच रहा था कि हुक्के से मुझे खांसी क्यों होने लगी। है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें चिलम में कोयला नहीं, तंबाकू भरना चाहिए था, फिर लेते हुक्के का मजा। तंबाकू? वो तो बहुत महंगा होता है। यदि तुम तंबाकू नहीं खरीद सकते थे तो मुझे बता देते, मैं मंगवा देता तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं महाबली जी, ऐसा है कि मुझे असली तंबाकू की पहचान नहीं है, इसलिए। अरे तुम लेकर तो आओ। तुम जानते हो मैं तंबाकू की गंध मीलों दूर से सूंघ लेता हूँ। हाँ, बचपन में मेरे दादाजी मुझे तंबाकू के खेतों में ले जाते थे। किस्म किस्म की तंबाकू के बारे में मैं मीलों दूर से सूंघ कर बता देता हूँ, कुत्ते की तरह। वाह वाह, आप तो कमाल है महाबली जी। क्या बात है, आजकल राजस्व में इतनी कमी क्यों आ रही है? कर की वसूली ठीक से नहीं हो रही है। महाराज, मंत्री को क्यों देख रहे हो? हमें उत्तर दो। महाराज, पिछले कुछ महीनों से चुंगी पर तंबाकू की तस्करी बढ़ गई है। लोग बिना कर दिए बड़ी मात्रा में हमारे राज्य का तंबाकू छिपाकर राज्य की सीमा से बाहर ले जा रहे हैं। ये बात तो तुमने पिछले माह भी कही थी। इसके लिए मैंने मंत्री को कहा था। मंत्री, तुमने कुछ किया कि नहीं? सारा दिन यहाँ पड़े पड़े तुम्हारी हड्डियों में जंग लग गया है। महाराज, मैं स्वयं सीमा की चुंगी पर खड़ा रहता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि बिना कर दिए कोई भी व्यक्ति सीमा से पार ना जा पाए। अच्छा, तो अब तक कितने तस्कर पकड़े गए? आप जानते हैं, तंबाकू से मिलने वाला कर अन्य वस्तुओं की तुलना में 100% अधिक होता है। अगर इसी तरह से कर चोरी जारी रही तो राज्य का खजाना समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मंत्री, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। तंबाकू तस्करों को पकड़ने के लिए कारगर उपाय सोचो, अन्यथा दूसरे मंत्री के लिए अपना पद छोड़ने हेतु तैयार रहना। अरे, ये कहां फंस गया? मंत्री चुंगी पर पहुंचा। वहां व्यापारी अपनी वस्तुओं को लेकर पंक्ति में खड़े थे। 2 आदमी उनके सामानों की जांच कर रहे थे और एक आदमी उनसे कर ले रहा था। हटो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तंबाकू तस्करी को नहीं पकड़ पाए? वो लोग तुम्हारी नाक के नीचे से तंबाकू राज्य की पार ले जाते हैं। मंत्री जी, हम वस्तुओं की जांच कर तो रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मंत्री उन दोनों को हटाकर खुद वस्तुओं को जांचने लगा। वो बोरे खोलकर वस्तुएं फेंकने लगा। अरे अरे क्या कर रहे हो मंत्री जी? इस तरह तो सारी वस्तुएं खराब हो जाएंगी। तुम मुझे मत समझाओ, चुपचाप कर अदा करो और निकलो यहाँ से। मैं कर नहीं दूंगा, मेरा सारा सामान खराब कर दिया। उसने अपना सामान उठाया और वापस चला गया। उसे देखकर सभी व्यापारी वापस जाने लगे। ऐसे हमें केवल हानि ही होगी, कर भी अदा करें और सामान भी खराब हो जाएगा। मंत्री के कक्ष में। मंत्री जी, सेनापति जी आपसे मिलने आए हैं। आने दो उन्हें। कैसे हो मंत्री जी? तुम इस समय यहाँ, कोई काम नहीं है क्या? अरे मंत्री जी, क्रोध क्यों करते हैं? उस झपट्टा को हमारे यहाँ से हटाने के लिए आप महाराज को मना लीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अभी ये नहीं हो पाएगा, मेरे पास और भी काम है, बहुत व्यस्त रहता हूँ मैं। अगर तुमने स्वास्थ्य के नाम पर काम चोरी नहीं की होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्षमा मंत्री जी, भविष्य में ध्यान रखूंगा। अभी तो कुछ कीजिए। अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। तंबाकू तस्करी ने नाक में दम कर दिया है। कब वक्त पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वस्तुओं की जांच कराकर देख लिया, पता नहीं कहाँ छिपाकर राज्य की सीमा के पार ले जाते हैं। तंबाकू? आपकी समस्या हल हो गई। मैं समझा नहीं। झपट्टा मंत्री जी, झपट्टा। उसने स्वयं मुझे बताया है कि वो मीलों दूर से तंबाकू की गंध अनुभव कर लेता है। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ, एकदम सत्य। आप यह कार्य उसे सौंप दीजिए, फिर आपका और मेरा दोनों का पीछा उससे छूट जाएगा। मंत्री ने अपनी आंखें घुमाई। झपट्टा को राज दरबार में बुलाया गया। झपट्टा महाबली जी, आपको महाराज ने दरबार में याद किया है। तो महाराज को मेरी याद आखिरकार आ ही गई। जय हो, जय हो। मैं जानता था वो मुझे राज दरबार में अवश्य बुलाएंगे। अच्छा है, अच्छा है। अब यहाँ से मेरी जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद। मैं अभी आया है। राज दरबार में महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया महाराज। हाँ झपट्टा महाबली, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सहायता? नहीं नहीं महाराज, आप आदेश दीजिए। हमने सुना है तुम्हें तंबाकू की अच्छी पहचान है। झपट्टा ने सेनापति की ओर देखा तो वो मुस्कुरा दिया। जी जी महाराज। बात यह है कि हमारे राज्य में तंबाकू की तस्करी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। आप तो जानते ही हैं कि तंबाकू से मिलने वाला कर बहुत बड़ी राशि होती है। इसके अभाव में खजाने में कमी आ जाएगी। तंबाकू से मिलने वाला कर अब लगभग समाप्त हो गया है। न जाने कैसे तस्कर इसे अन्य राज्यों में बिना कर दिए ले जा रहे हैं। इस कारण राज्य की आय कम होती जा रही है। तंबाकू उगाया जा रहा है, पर जा कहाँ रहा है हमें ये पता नहीं चल रहा है। शायद तंबाकू चोर छिपा कर ले जाते होंगे। तो मंत्री जी उन्हें पकड़िए ना। यह मंत्री बहुत प्रयास कर चुका है, पर कोई परिणाम नहीं निकला। हमने सुना है तुम मीलों दूर से तंबाकू की गंध अनुभव कर लेते हो, तो सीमा की चुंगी पर जाओ और हमारे राज्य की सीमा पार करके जाने वाले व्यापारियों की जांच में सहायता करो, ताकि तंबाकू तस्कर पकड़े जा सके। जी महाराज, मैं पूरा प्रयास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य को सफलता पूर्वक करोगे। मंत्री और सेनापति मुस्कुराने लगे। ये दोनों मिले हुए हैं। दुष्टों ने जाल बिछाकर मुझे फंसा दिया। अरे सूरज सर पर आ गया है, काम पर नहीं जाना क्या? चलिए अब उठ जाइए। अरे भाग्यवान, अरे तुम भी ना सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हो? अरे मुझे सोने दो। इतना सुंदर सपना देख रहा था और तोड़ दिया तुमने। उठ जाओ ना, मुझे सारा काम खत्म करके सुनार के पास जाना है। कहते हुए उसने झपट्टा के ऊपर से ओढ़ी हुई चादर उठा दी। सुनो जी, मैं अभी आ रही हूँ, तब तक उठ जाइए। हाँ
जब वो वापस आई तो उसने देखा झपट्टा फिर से चादर ओढ़कर खर्राटे ले रहा है। हे प्रभु, ये भी ना कुछ समझते ही नहीं। उसने पानी से भरी हुई बाल्टी झपट्टा पर डाल दी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। इतना ठंडा पानी डाल दिया। माँ, शुक्र है आप उठे तो सही। आपको उठाना कुंभकर्ण को नींद से जगाने से भी कठिन कार्य है। अरे सूरज सिर पर आ गया। हाँ, मैं कब से उठा रही हूँ। आज काम पर नहीं जाना है? अरे आज तो चुंगी पर जाना है। स्वयं से क्या बड़बड़ा रहे हो? तो मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे जाना है फिर। आप स्नान करके तैयार हो जाइए, मैं भोजन लगाती हूँ। स्नान? अरे तुमने तो लेटे लेटे ही मुझे स्नान करा दिया। हे प्रभु, ये भी ना। झपट्टा भोजन करने लगा और पत्नी उसके पास बैठ गई। सुनिए जी, आपको याद है ना? क्या? आज मुझे सुनार से सोने की अंगूठी लानी है, रुपए दे दो। रुपए? हाँ, आप ही ने तो कहा था ना, मैं सुनार के पास जाकर अंगूठी पसंद कर लूं। आप मुझे मेरे जन्म दिवस पर उपहार में देंगे, इसलिए मैंने जाकर अंगूठी पसंद कर ली थी। सुनार ने आज ले जाने के लिए कहा है। अरे वो तो तुम्हारे जन्मदिन पर देने को कहा था ना, वो आज थोड़ी है। आप फिर भूल गए, मेरा जन्म दिवस आज ही है। आज? अरे भाग्यवान, तुम भी ना कमाल हो। पिछले महीने तो तुम्हारा जन्म दिवस था, आज फिर से हो गया। तुम वर्ष में कितनी बार पैदा होती है वैसे? मैं वर्ष में चाहे एक बार पैदा हूँ या 10 बार, इससे आपको क्या? आज मेरा जन्म दिवस है बस, और मुझे अंगूठी चाहिए, वरना वरना क्या? वरना आपकी मूंछ आदमी की मूंछ नहीं है। एक आदमी का सम्मान उसकी मूंछें होती हैं। अगर आपने अपनी बात का मान नहीं रखा तो आपकी मूंछ आदमी की मूंछ नहीं। सुन लिया ना आपने? झपट्टा ने लाठी टेकी और चला गया। वो चुंगी पर पहुंचा। व्यापारी सीमा पार जाने के लिए पंक्ति में खड़े थे। दूसरी ओर 2 कर्मचारी बोरे खोल खोल कर सामान की जांच कर रहे थे। कर्मचारी एक कर की राशि ले रहा था। झपट्टा को देखते ही, आइए आइए महाबली जी। सब कार्य ठीक से चल रहा है ना? जी मैं सारा हिसाब ठीक से कर रहा हूँ। उस वाले बोरे को खोलकर जांच करो तो। कर्मचारी 2 ने वो खोला तो उसमें से फल निकले। तब झपट्टा ने दूसरे बोरे की ओर इशारा किया। कर्मचारी 2 ने वो खोला तो उसमें से अनाज निकला। झपट्टा एक पत्थर पर जाकर बैठकर सब देखने लगा। महाबली जी कुछ कीजिए। आज सुबह ही महाराज का आदेश आया है कि अगर तंबाकू तस्कर पकड़े नहीं गए तो हम सबको काम से निकाल दिया जाएगा। हमारी नौकरी बचा लीजिए महाबली जी। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं सोचता हूँ, मुझे विचार करने दीजिए। उसके बाद झपट्टा व्यापारियों को घूरने लगा। एक व्यापारी की मूंछें बहुत लंबी थीं। इतनी लंबी मूंछें? अरे भगवान की अंगूठी। नहीं, मुझे अरे रोको, सबको रोको। आज राज्य के बाहर कोई नहीं जाएगा। क्या मतलब महाबली जी? मैं बताता हूँ, ये किसकी है? मेरी और मेरे भाई की है। सभी व्यापारियों का सामान एक स्थान पर एकत्रित करो और इन सबकी मूंछों का माप लो। मैं कुछ समझा नहीं महाबली जी। जो कह रहा हूँ वो करो। इन व्यापारियों की मूंछों का माप लीजिए और आज इन्हें वापस जाना होगा। ये लोग कल कर अदा करेंगे और राज्य की सीमा के पार जाएंगे। अरे ये क्या नौटंकी है? हमें व्यापार करने जाना है भाई। हाँ तो कल कर लेना व्यापार। अभी तंबाकू चोरों को पकड़ना अधिक आवश्यक है। ये काम आप लोगों का है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा, तो कहीं वो चोर तुम ही तो?
कर्मचारी एक ने सभी व्यापारियों की मूंछों का माप लेकर लिखा। फिर झपट्टा ने चुपके से मिट्टी लेकर एक झोले में भरी और व्यापारियों के सामने गया। ये देखिए, मेरे पास एक जड़ी है, इसे मैं सभी के सामानों पर छिड़क रहा हूँ। वो आंख बंद करके कुछ बड़बड़ाया और झोले में से मिट्टी निकालकर सभी के सामानों पर छिड़कता गया। यह चमत्कारी जड़ी है, इसका असर केवल तंबाकू पर होता है। आप सभी अपना सामान ले जाइए। कैसा असर? अब जड़ी और तंबाकू में प्रतिक्रिया होगी, उसकी गंध से व्यापारी की मूछें लंबी हो जाएंगी। जिसके पास भी तंबाकू छिपा हुआ है उसकी मूछें लंबी हो जाएंगी, पूरे 2 इंच। 2 इंच। हाँ, सच महाबली जी? हाँ, मेरा मंत्र काम करेगा। आप लोग अपना अपना सामान ले जाओ और कल वापस आ जाओ। केवल वे लोग जिन्होंने तंबाकू छिपाया है उनकी मूछें हो जाएंगी लंबी लंबी। अगले दिन चुंगी पर कर्मचारी एक पंक्तियों में लगे हुए व्यापारियों की मूछें मापते हुए। तुम्हारी ठीक है, लाओ कर जमा करो। इसका सामान दो और फाटक खोल दो। इसी तरह कई व्यापारी आते गए। फिर एक व्यापारी की मूछें छोटी थीं। कर्मचारी एक ने झपट्टा को इशारा किया। तुम्हारे पास मोटा अनाज है, लाओ 100 रुपए कर। 100 क्यों? 5 रुपए लगता है। ये लो 10 रुपए, 5 मेरे और ये 5 मेरे भाई का कर। इनका सामान दे दो। उन दोनों के पास बोरों से लदी एक बैलगाड़ी थी। एक भाई बैलों को हाँकने लगा और दूसरा उस पर बैठ गया। बैलगाड़ी चलने को हुई तभी सीमा का फाटक बंद कर दिया गया और झपट्टा सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? तनिक रुको तो। अब क्या समस्या है? दोनों कर्मचारी गाड़ी पर चढ़ गए और बोरे खोलने लगे, पर उनमें कुछ नहीं निकला। इनमें तो केवल अनाज है महाबली जी। झपट्टा खुद गाड़ी पर चढ़ा और बोरों पर लाठी मारने लगा। तभी उसकी लाठी एक बोरे में फंस गई। कर्मचारी 2 ने आकर वो निकाली। छी, कितनी अजीब गंध आ रही है इससे। झपट्टा ने कर्मचारी को देखा। कर्मचारी ने पूरा बोरा उड़ेल दिया तो उसमें से तंबाकू निकला। सभी बोरों में नीचे तंबाकू भरा था। हमारी मूछें लंबी कैसे हो गईं? हमने तो अपनी मूछें 2 इंच काट दी थी, फिर भी हम पकड़े गए। मूर्खों, मैंने तुम सब व्यापारियों से झूठ कहा था। तुम्हारी मूछें लंबी नहीं छोटी होंगी। देखो, तुम लोग पकड़े गए ना। अरे, तंबाकू चोर पकड़े गए, पकड़े गए। इन तस्करों के साथियों को कैद किया जाए और इनकी संपत्ति को राज्य की संपत्ति में मिला दिया जाए और इन लोगों को राज्य से तुरंत निकाला जाए। क्षमा महाराज, क्षमा। ले जाओ इन्हें यहां से। ये लीजिए झपट्टा महाबली, हमारी ओर से आपके लिए एक छोटा सा उपहार। आपने आज फिर से अपनी योग्यता से राज्य की बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है। महाराज, राज्य की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। यदि आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ, कहिए। महाराज, ये अंगूठी केवल आपकी उंगली पर शोभा देती है। इसे आप पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बदले मुझे आप दूसरी अंगूठी दे दीजिए महाराज। अवश्य। महाराज, यदि महिलाओं वाली अंगूठी मिल जाए तो। श्रीमती जी के लिए। अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारा उपहार। पता नहीं क्या ले आए हैं। अंगूठी का कहा था तो अंगूठी दिखा दिया, अब उपहार लेकर आए हैं। अरे अरे, तुम खोलकर तो देखो। चूरन की गोली तो नहीं ले आए? झपट्टा ने ना में सिर हिलाकर मुट्ठी खोली। अंगूठी? हाँ, अंगूठी, वो भी सोने की। मेरे लिए? सच्ची आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो। मुझे तो लगा था इस बार भी आपने मुझे झांसा दे दिया।
अरे झांसा और मैं देखो मैं हूं ना मूंछ वाला आदमी। ये अंगूठी महाराज ने स्वयं मुझे दी है। इनाम मिला है, इनाम। पूरा राज दरबार देखता ही रह गया। इनाम? मेरी योग्यता का लोहा महाराज भी मानते हैं। मैंने तंबाकू चोर पकड़े हैं, तुम्हें पता है? वो मंत्री भी उन्हें नहीं पकड़ पाया और मैंने बस 2 दिन में उन्हें पकड़ लिया। 2 दिन में। हाय मेरे पति परमेश्वर, आपको किसी की नजर ना लगे। आप रुको। वो भीतर से नमक ले आई और झपट्टा की नजर उतार कर उसने नमक पेड़ पर फेंक दिया। ये तो बहुत कीमती अंगूठी है जी, इसे मैं नहीं पहनूंगी, संभाल कर रख देती हूँ। लोगों को पता चलेगा तो ईर्ष्या करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। सच्ची, ये तो उस कमबख्त सुनार की अंगूठी से भी बहुत सुंदर है। जब हमारा कान्हा बड़ा होगा तो उसकी बहू को दूंगी। अरे अब भोजन भी दोगी या तुम्हारी बातों से ही पेट भरना पड़ेगा? आप भी ना, थोड़ी प्रतीक्षा करो, आपकी पसंद के गुड़ चावल बनाकर लाती हूँ। हाय, आज तो बड़ी गर्मी हो रही है, हवा का नामो निशान भी नहीं है। अरे भाई थोड़ा तेज पंखा करो ना, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। पसीना पोंछ पोंछ कर तंग हो गया हूँ। महाबली जी, इस वर्ष गर्मी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। कुओं और तालाबों का पानी सूखता जा रहा है। अगर इतना अधिक तापमान रहा तो लोग गर्मी से बीमार पड़ने लगेंगे। तो यहाँ गर्मी से मनुष्य सूखता जा रहा है, जल की तो बात ही अलग है। तभी एक आदमी आया। महाबली जी, आपकी माँ ने आपको तुरंत याद किया है। संदेश भेजा है कि आप शीघ्र घर पर आए, कोई आवश्यक कार्य है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, तुम लोग सब संभाल लेना है। अच्छा मूर्ख बनाया इन्हें, पूरा दिन मेरी चौकसी करते फिरते हैं। माँ से झूठ कहलवाया था। अब बैठो तुम लोग गर्मी में चढ़ते सूरज के नीचे, मैं चला आराम से विश्राम करूंगा। हाँ, अरे यूं ही चला चल रहा है कि, अरे यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही रे। सड़क किनारे एक लकड़हारा विशाल पेड़ को काटने का प्रयास कर रहा था। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना विशाल वृक्ष, कुल्हाड़ी मार मार कर थक गया। परंतु ये वृक्ष है या कोई किले की दीवार, गिरने का नाम ही नहीं ले रही। उसने फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी पर वो पेड़ न कटा। वो थक कर वहीं बैठ गया। तभी उसने मस्ती में झूमते हुए झपट्टा को वहां से जाते हुए देखा। झपट्टा महाबली जी, ओ झपट्टा महाबली जी, जरा सुनिए तो। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही हाँ 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 भाई बोलो, क्या हुआ? क्यों बुलाया? महाबली जी देखिए ना, कब से इस विशाल वृक्ष को काटने का प्रयास कर रहा हूँ, पर यह है कि टस से मस नहीं हो रहा। अगर आप इस कार्य में थोड़ी सहायता कर दें तो आपका बहुत आभारी रहूंगा। झपट्टा ने पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा। है तो बहुत विशाल वृक्ष, कुल्हाड़ी के प्रहार से भी नहीं गिरा। आप तो शक्तिशाली महाबली हैं, आपकी ताकत के सामने ये वृक्ष क्या है? मैं प्रयास करता हूँ। झपट्टा ने कुल्हाड़ी उठाकर जमीन पर मारी तो वो जमीन में धंस गई। उसने हाथों से निकालनी चाहिए पर उसके पैर कांपने लगे और वो गिर गया। अरे अरे महाबली जी, जरा संभल कर। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही इस वृक्ष को गिराने के लिए मुझे जो है ना कुल्हाड़ी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। झपट्टा ने इठलाते हुए पेड़ को कुल्हाड़ी से लगे हुए कट पर हाथ लगाया। अरे तुम देख क्या रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। देखो जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। इस पेड़ की क्या मजाल जो ये ना गिरे। झपट्टा और लकड़हारा दोनों ने हाथ से पेड़ पर कुल्हाड़ी के कट पर धक्का दिया तो पेड़ की जड़ें हिलने लगी। झपट्टा लड़खड़ाया और उसका हाथ लकड़हारे पर लगा तो वो दूर जा गिरा। पेड़ गिर गया। झपट्टा उसके नीचे दब गया। बचाओ बचाओ, महाबली जी वृक्ष के नीचे दब गए हैं। लोगों ने झपट्टा को बाहर निकाला। मान गए झपट्टा जी आपको, आप तो बहुत बड़े महाबली है। इतना विशाल वृक्ष को एक झपट्टे में गिरा दिया।
ये तुम सत्य कह रहे हो क्या? एकदम सत्य। मैं तो पिछले 2 घंटे से उस विशाल पेड़ को काटने का प्रयास कर रहा था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये वृक्ष गिरेगा। मैं थककर बैठ गया था। तभी महाबली जी आए और मेरी सहायता के लिए, और उन्होंने एक झपेट में ही उसे गिरा दिया। पर ये वृक्ष के नीचे कैसे आ गए? इन्होंने जैसे ही उस वृक्ष को स्पर्श किया वो तुरंत गिर गया। मैं उसके नीचे दबने ही वाला था कि इन्होंने मुझे दूर धक्का दे दिया और स्वयं पेड़ के नीचे आ गए। मतलब इन्होंने उस विशाल वृक्ष को गिराया और तुम्हारी जान भी बचाई? हाँ भाई। झपट्टा महाबली तो बहुत ही महान व्यक्ति है। हाँ। घर में झपट्टा सिर और हाथ पर पट्टी बांधे पड़ा था। अरे मैं मर गया। अरे प्रभु कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द सहन नहीं होता बजरंगबली। आई जी, बस अभी आई। अरे अरे अब सहन नहीं होता है प्रभु, मेरा हाथ। क्या हुआ जी, बहुत दुख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी हाथ निकलकर शरीर से अलग हो जाएगा। लाइए, मैं हल्दी का लेप लगा देती हूँ। उसने झपट्टा का हाथ पकड़ा तो वो जोर से चिल्लाया, अरे मार दिया रे, अरे मेरा हाथ। हे प्रभु दया करो, इन्हें तो बहुत समस्या हो रही है। सुनो सुनो, मुझे हल्दी वाला गरम गरम दूध दे दो। पत्नी ने रसोई में जाकर देखा तो दूध नहीं था। हाय, दूध नहीं है। कान्हा, अरे ओ कान्हा, इधर आ। हाँ माँ। बेटा जा, जल्दी से दूध ले आ। सुनिए जी, कान्हा दूध लाने गया है, तब तक आप दर्द को सहन कर लेना, मैं चिराग जला देती हूँ। माँ दूध नहीं मिला। ग्वालन के यहाँ से सारा दूध वो मोटा लाला ले गया है। उसके यहाँ आज दावत है। अच्छा, सुनिए, दूध तो नहीं मिला, मैं आपको गर्म तेल लगा देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर से राज दरबार में, महाराज, राजा कुशल सिंह का संदेश आया है। महाराज कुशल सिंह? ये नाम आप ठीक समझ रहे हैं महाराज। ये वही शक्तिशाली महाराज है जिन्होंने हमारे पड़ोसी राज्य मंडूक पर कब्जा कर लिया है। महाराज कुशल सिंह चाहते हैं कि आप स्वेच्छा से अपना राज्य उन्हें सौंप दें और उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। अन्यथा महाराज कुशल सिंह को यहाँ आक्रमण करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूत, अपनी जिह्वा को लगाम दो, ये हमारा राज्य है। महाराज क्रोध ना करें, मैं तो केवल संदेश लेकर आया हूं महाराज, संदेश। पूरा संदेश पढ़ो। महाराज कुशल सिंह की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक, 50,000 घोड़े, 35,000 हाथी और एक तोपखाना भी है। इतनी तो आपके राज्य की जनसंख्या भी नहीं है, इसलिए आपसे युद्ध की बात करना मूर्खता है। आप अपना राज्य मंडूक की तरह मुझे सौंप दीजिए, यही उत्तम रहेगा। अन्यथा हानि केवल आपकी होगी। आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। राजा सोच में पड़ गया। मंत्री उसके पास गया। मंत्री, इस स्थिति में क्या करना उचित रहेगा? महाराज, हमें भी मंडूक की तरह। ऐसा सोचना भी मत। जब तक मैं जीवित हूं, इस राज्य पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। तो फिर मर, खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। है? तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो? नहीं महाराज, मैं कह रहा था कि दूत आपके उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा है। दूत, हमारी ओर से यह संदेश ले जाना कि हम महाराज कुशल सिंह का बहुत सम्मान करते हैं और उनसे मैत्री करना चाहते हैं। हम उनकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। दूत चला गया। 5 दिन बाद, महाराज, राजा कुशल सिंह का संदेश आया है। ठीक है। महाराज, हमें आपकी मैत्री का सुझाव पसंद आया। इससे पता चलता है
कि आप बुद्धिमान एवं चतुर राजा हैं, किंतु मेरी नीति साम्राज्य का विस्तार करने की नीति है। इसलिए मुझे आपके राज्य पर कब्जा करना ही होगा। किंतु मैंने आपकी और आपकी प्रजा की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए आपको अपने राज्य की रक्षा करने का एक अवसर दिया जा रहा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो उसने कंधे उचका दिए। दूत के संकेत पर आपको राजा कुशल सिंह की ओर से 2 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन के भीतर इस भालू को समाप्त कर दीजिए, अन्यथा अपने राज्य पर आक्रमण के लिए तैयार रहे। भालू? ये भालू दिखने में कुछ अनोखा लग रहा है, वास्तव का तो नहीं लगता। महाराज, ना जाने ये क्या बला है, इसमें अवश्य राजा कुशल सिंह की कोई चाल होगी। मंत्री, तुम इसे मारने का प्रयास करो। मंत्री ने डरते हुए सिपाही से भाला लेकर पिंजरे में डाला तो भालू इतनी जोर से हिलने लगा कि पूरी गाड़ी ही हिलने लगी। मंत्री डरकर दूर भाग गया, उसका भाला गिर गया। सब लोग डर से कांपने लगे तो राजा वहां से चला गया और सब वहां से भाग गए। मंत्री अपने कक्ष में कंबल ओढ़कर कांपने लगा। ये राजा एकदम मूर्ख है, स्वयं तो उस जंगली भालू का गोश्त बनेगा, साथ में मेरी बलि भी चढ़ाएगा। वो भालू मुझे जिंदा निगल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। उसने उठकर पलंग के नीचे से रुपए और आभूषण निकाले और फिर अपने कक्ष में जमीन में गाड़ी हुई एक पोटली निकाली। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ, अंधेरे में निकल जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मंत्री जी, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। ये राजा तो मेरी जान का शत्रु बना हुआ है, भागने भी नहीं देगा। लगता है तुम शिष्टाचार भूल गए हो। महाराज, मुझे लगा कि आप शायद विश्राम कर रहे होंगे, इसलिए मैं ऐसे आ गया। तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे, अभी ये बताओ कि तुमने भालू को समाप्त करने का कोई उपाय सोचा या नहीं? महाराज, मैंने बहुत सोचा, परंतु उसे मारने का उपाय नहीं सोच पा रहा हूँ। महाराज, आप हम सबके स्वामी हैं, आप ही कोई उपाय बताइए। ठीक है, तुम जाओ। राजा अपने कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाकर सोचने लगा। मंत्री अपने कमरे से सामान लेकर बाहर निकला, तभी मंत्री जी, कोई समस्या है तो बताइए। समस्या तो नहीं है, पर सोच रहा था पड़ोसी राज्य में मेरा भाई रहता है, उससे भेंट कराऊं। क्षमा मंत्री जी, महाराज का आदेश है, किसी भी मुख्य व्यक्ति को राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। राज्य के सभी मुख्य व्यक्तियों को तुरंत बुलाया जाए। सेनापति जी, महाराज ने तुरंत बुलाया है। पंडित जी, महाराज ने अभी बुलाया है। झपट्टा महाबली जी, महाराज ने तुरंत बुलाया है। तुरंत बुलाया है? पर तुम मेरी दशा तो देखो, मेरे सिर और हाथ पर पट्टी बंधी है और देखो लाठी लेकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा। आई, आई, आई। अरे कम वक्त, तुम्हारा सत्यानाश हो। मेरे पति परमेश्वर को इस हाल में कहाँ लिए जा रहे हो? हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करना। आई, आई। तुम लोग मुझे चैन से जीने की नहीं देते। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो देखना, मैं महाराज से तुम लोगों की शिकायत करूंगा। महाबली जी, महाराज ने ही तो बुलाया है। अरे अरे अरे, धीरे चलो, धीरे। अरे मैं गिर जाऊंगा रे। धीरे चलेंगे तो आप सभा में कैसे पहुंचेंगे? सभी मुख्य व्यक्ति पहुंच चुके होंगे। हे प्रभु, अब तुम्हारा ही सहारा है। इंसानों को तो एक दूसरे के दुख से कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। झपट्टा महाबली जी, आप कुछ समय के लिए चुप रहेंगे? कृपया हमें हमारा काम करने दें।
अरे 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 मार डालोगे क्या? महाराज की जय हो। झपट्टा महाबली, आपको इस प्रकार बुलाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई और उपाय नहीं था। राज्य पर अजीब संकट आन पड़ा है। शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के राजा कुशल सिंह हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मंडूक राज्य पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। हमारी सूझबूझ से प्रसन्न होकर उन्होंने हमें अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने का एक अवसर प्रदान किया है। कैसा अवसर महाराज? हमें किसी भी तरह उस जंगली भालू को कल तक समाप्त करना होगा, अन्यथा कुशल सिंह अपनी विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण कर देगा। इसमें क्या समस्या है? ये जानवर तो पिंजरे में है, इससे कोई खतरा नहीं है। इसे तो मैं यूं ही समाप्त कर दूंगा। राजा ने हाथ से संकेत किया। सेनापति ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और चला दिया। तीर भालू पर लगकर नीचे गिर गया। सभी सहम गए। सेनापति ने फिर तीर चलाया पर भालू को कुछ न हुआ। तीर नीचे गिर गया। भालू जोर से हिलने लगा। इस पर तीर का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? इसे समाप्त करने का उपाय सोचने के लिए ही आप सभी को यहाँ बुलाया गया है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो एक उपाय मैं बता सकता हूँ। बताइए। इस पशु को जला दीजिए, अग्नि से कोई नहीं बच सकता। उसकी गूंज पूरी सभा में गूंजने लगी। तभी सब डर गए। इसे यहाँ से ले जाओ। न जाने कैसे ये पशु मनुष्य की भाषा समझ जाता है। पंडित जी का उपाय उचित जान पड़ता है। इस पशु को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया जाए। महाराज, मुझे युद्ध करना आता है और अग्नि और बलि का कार्य मेरे वश का नहीं है। महाराज, आग जलाने का कार्य पंडित जी के अतिरिक्त है। इन्हीं का उपाय है। यदि यही करे तो अच्छा रहेगा। महाराज, मैं तो केवल उपाय बता सकता हूँ, किंतु पशु को जलाना मेरे धर्म के विरुद्ध कार्य है। हमारे राज्य में कोई शूरवीर नहीं है क्या जो इस पशु को अग्नि के हवाले कर सके? झपट्टा महाबली। महाराज, इस कार्य को केवल झपट्टा महाबली ही अंजाम दे सकता है। इनके जैसा साहसी ताकतवर हमारे राज्य में तो कोई नहीं है, पड़ोसी राज्य में भी नहीं है। महाराज आप मेरी दशा तो देखिए महाराज। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ महाराज। मेरा हाथ पैर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ये देखिए हाथ कैसे लटक रहा है मेरा। मैं समझता हूँ, किंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। इस राज्य में केवल दिखावटी व्यक्तियों की भरमार है। आप जैसा योग्य, बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति ही इस कार्य को अंजाम दे सकता है। किंतु महाराज, मैं इस कार्य को करने की स्थिति में ही नहीं हूँ। अगर कोई भूल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप इस कार्य को कर लेंगे। आप ही बताइए, यहाँ सभी व्यक्तियों में से उस पशु के पास जाने का इनमें से किसी के पास भी साहस नहीं, तो उसे समाप्त क्या करेंगे? यदि आप भी ये कार्य नहीं कर सकते तो फिर बता दीजिए। नहीं महाराज, आप ऐसा मत सोचिए। झपट्टा महाबली के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। इन्होंने पहले भी कई कठिन कार्य संभव किए हैं। ये कार्य तो ये एक झटके में कर देंगे। क्यों झपट्टा महाबली, है ना? जी महाराज, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। भालू मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता है। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब 4 आदमियों पर सवार होकर राज दरबार गए थे, वापस अपने पैरों पर आए हैं। आपका सारा रोग दूर हो गया, कमर सीधी हो गई। महाराज ने तो कमाल कर दिया, वरना मैं आपकी सेवा कर करके थक गई थी। अरे चिंता मत करो, हो सकता है अब तुम्हें मेरी सेवा करने की कभी आवश्यकता ही ना पड़े। हाँ जी, आप भी ना ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस उपहास कर रही थी। अरे मैं किंतु उपहास नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज और मंत्री ने मिलकर मुझे ना फंसाया है। राजा कुशल सिंह ने एक जंगली भालू भेजा है, वो भी जीवित, और उसे समाप्त करना है।
तो सेनापति से कहिए ना, आखिर वो भी तो कोई काम करे। निखट्टू कहीं का, कोई काम नहीं करता। अरे भाग्यवान, वो भालू मायावी लगता है। वो तीर से नहीं मरता, भाले से नहीं मरता, बल्कि गुर्राता है, क्रोधित होता है। ऐसा लगता है अगर पिंजरे से बाहर आ गया तो सबको जीवित ही निकल जाएगा। इतना खतरनाक है जी? हाँ, मैं तो उसके नाम से ही डरने लगा हूँ। सभा में उसका क्रोध देखकर मेरी क्या दशा हुई है ये बस मैं ही जानता हूँ। सच बताऊं तो अगर मैं बच्चा होता तो उस समय मेरी धोती ही गीली हो गई होती। छी छी, कैसी बातें करते हैं आप? अरे मेरी ये दशा है और उसे जीवित जलाना है। हे प्रभु, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। उस भालू के सामने जाने का साहस नहीं है मुझ में। अगर मैं गया ना तो सच्ची में वो मशाल को देखकर पिंजरा तोड़ देगा और मुझे निगल जाएगा। नहीं नहीं, मैं विधवा नहीं होना चाहती। मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं उसे कैसे समझाऊंगी? सुनिए जी, भाड़ में जाए महाराज, भाड़ में जाए आपका वचन और ये राज्य। चलिए यहाँ से रातों रात किसी अन्य राज्य में भाग चलते हैं। भाग चलते? हाँ, जहाँ राजा ही अपनी प्रजा का शत्रु बना है, हमें ऐसे राज्य में नहीं रहना। सुनो, माँ जी तीरथ गई हैं। मैं, आप और कान्हा आज रात को यहाँ से भाग चलते हैं। माँ जी को संदेश भेज देंगे कि वो तीरथ से सीधा कुछ दिनों के लिए अपने भाई के यहाँ चली जाए। ठीक है ना? योजना अच्छी है तुम्हारी। इस तरह मेरे प्राण बच सकते हैं। यहाँ पत्नी ने एक पोटली में रुपए और गहने बांधे और कान्हा को समझाया। सुन बेटा, हमें आवश्यक कार्य से यहाँ से दूर जाना है, लेकिन इसमें तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। सहायता मैं करूँगा माँ। बेटा, तुझे अभिनय करने का शौक है ना, तो बस तुझे गूंगे का अभिनय करना है। कोई कुछ भी पूछे तुझे कुछ नहीं बोलना। माँ, अगर मेरा बोलने का मन किया तो बेटा तू ऊपर आसमान की ओर देखना, पर बोलना कुछ नहीं, वरना लोग कहेंगे कि मैंने तुझे कुछ नहीं सिखाया। ठीक है ना? झपट्टा ने अपने गधे को तैयार कर उस पर सामान लादा। अजी, इस पर इतना सामान क्यों रखा है? ये भी हमारे साथ चलेगा? हाँ, हमारा पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसको साथ लेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसे यहीं रहने देते हैं, कोई ना कोई देख लेगा। नहीं, देखो ना, बेचारा उदास हो गया है। ये भी हमारे साथ चलेगा। रात को अंधेरा होने पर झपट्टा ने लंबी मूछें और दाढ़ी लगा ली। वो बूढ़े की तरह लाठी लेकर कमर झुकाकर चलने लगा और उसकी पत्नी और कान्हा गधे को लेकर चलने लगे। रास्ते में गधा एक खेत में घुस गया। भाग यहाँ से। बच्चे संभाल इस गधे को। बाबा, रात को गधा संभलता नहीं तो बाहर नहीं निकलना था ना। क्षमा करना बेटे। आप इस राज्य के तो नहीं लगते। मैंने यहाँ पहले कभी आपको देखा नहीं। यूं अर्धरात्रि को। बेटा, हम अतिथि हैं यहाँ। अपने एक संबंधी से मिलने आए थे, उसका कुशल क्षेम जान लिया। हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये बच्चा आपका है क्या? हाँ, ये मेरा पोता है। और भी कुछ जानना है तो बताओ, क्योंकि हमें जाना है और देर हो रही है। अरे बुरा मत मानिए, मैं तो बस यूं ही। आप जाइए और ध्यान रखिएगा। आगे रास्ते में पत्थर से टकराकर झपट्टा गिर गया तो उसकी दाढ़ी आधी लटक गई। बाबा आपकी दाढ़ी। तुझे समझाया था ना कि तू गूंगा है, कुछ नहीं बोलेगा, समझा? ऊपर आसमान की ओर देख। कान्हा ऊपर देखकर हाथ से झपट्टा की दाढ़ी की ओर इशारा करता है। हे प्रभु, इसी की कमी थी। आपकी दाढ़ी लटक रही है, इसे ठीक कीजिए, वरना हमें सब पहचान लेंगे। झपट्टा ने अपनी दाढ़ी ठीक की। वो लोग राज्य की सीमा के फाटक पर पहुंचे। वहाँ एक आदमी चौकसी कर रहा था। ए भाई, हमें यहाँ से जाना है, कृपया फाटक खोल दो। बाबा, तुमको अर्धरात्रि में यहाँ से कहाँ जाना है? सुबह चले जाना। यूं रात्रि में जाना सुरक्षित नहीं है। मार्ग में डाकू मिलने का खतरा है। भाई, जाना बहुत आवश्यक है। सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। ये कौन है आपके साथ? मेरी पत्नी और पोता। अब तो ये फाटक खोल दो।
आदमी ने जैसे ही फाटक खोला, दूसरी ओर से डाकू आ गए। उनके पास बड़ी बड़ी तलवारें थीं। दोनों डाकुओं ने फाटक कर्मचारी के गले पर तलवार तान दी। यहाँ तक केवल एक आदमी के होने की खबर मिली थी, ये लोग कहाँ से आ गए? अजी भागो यहाँ से, डाकू डाकू। झपट्टा, कान्हा और उसकी पत्नी भागने लगे। अरे पकड़ो इन लोगों को, इन्होंने हमारा मुख देख लिया है। डाकू 2 कर्मचारी को छोड़कर उनके पीछे भागने लगा तो पत्नी ने उस पर एक पत्थर फेंका, वो गिर गया। पत्नी, झपट्टा और कान्हा उसे मारने लगे। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी ने डाकू 1 को पकड़ लिया। दोनों डाकुओं को रस्सी से बांध दिया गया। तब झपट्टा की दाढ़ी फिर से लटक गई और कर्मचारी ने उसे पहचान लिया। झपट्टा महाबली, आप मुझे बचाने के लिए भेष बदल कर यहाँ आए? मुझे सूचना मिली थी कि ये डाकू आप पर अर्धरात्रि में आक्रमण करेंगे, इसीलिए मैंने ये योजना बनाई थी। क्यों? आज यदि आप न आए होते तो मैं अकेला इन दोनों डाकुओं का सामना नहीं कर पाता। आपने मेरे प्राण बचा लिए, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। हाँ। अच्छा जी, तो ये आपकी योजना थी? अरे तुम में और मुझ में कोई अंतर थोड़ी है, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। बड़े आए। अरे जितना नाराज होना है हो जाओ, पता नहीं कल मैं घर वापस आऊं या ना आऊं। उसका उपाय भी है मेरे पास, सुनिए। मेरे साथ रहकर तुम भी बहुत बुद्धिमान हो गई हो। कुछ गड़बड़ हुई तो वहां से भाग जाऊंगा। अगले दिन सुबह राजमहल के बाहर भालू का पिंजरा लाया गया। झपट्टा महाबली, कल रात जिस प्रकार तुमने फाटक कर्मचारी के प्राण डाकुओं से बचाए, हमें आशा है उसी प्रकार तुम राज्य की रक्षा भी करोगे। आज इस भालू की जीवन लीला समाप्त कर प्रजा को कुशल सिंह के आक्रमण से बचाओगे। जी महाराज जी। लंबे डंडे वाली मशाल लाई गई। इतनी लंबी डंडी वाली मशाल? झपट्टा महाबली, जंगली भालू से डरते हो क्या? जी मंत्री जी, मुझे जंगली जानवरों से डर लगता है। अगर आप चाहें तो इस मशाल का उपयोग आप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से चलता हूँ। राजा ने मंत्री को घूर कर देखा। नहीं नहीं महाबली जी, बुरा मत मानिए, मैं अपने वचनों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मशाल झपट्टा को दी गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हुए मशाल पकड़ी और डर से पिंजरे में डालने का प्रयास करने लगा तो वो पिंजरे से टकराई और भालू जोर से हिला तो मशाल उसके हाथों से छूटकर पिंजरे में गिर गई। झपट्टा ने डरते हुए मशाल को उठाकर भालू से स्पर्श किया तो वो चिल्लाया। मशाल फिर से पिंजरे में गिर गई और उसमें आग लग गई। बचाओ बचाओ! अरे ये आवाज कहां से आ रही है? महाराज, भालू को देखिए, ये तो पिघल रहा है और आवाज भी इसी में से आ रही है। राजा ने मंत्री को इशारा किया पर वो नहीं हिला। बचाओ बचाओ! राजा पिंजरे के पास गया तो उसे देखकर मंत्री, सेनापति, झपट्टा और पंडित भी गए। सभी ने देखा भालू मोम की तरह पिघल रहा था। सेनापति ने भालू की पूंछ की ओर देखा तो किसी ने भालू की पूंछ के पास बने 2 बड़े छेदों में उंगलियां निकाली और आवाज आई, बचाओ बचाओ! महाराज ये देखिए। अरे ये तो किसी मनुष्य की उंगलियां हैं। मतलब इसके भीतर मनुष्य है, बेचारा जल जाएगा। भालू में जीवित मनुष्य को छिपा दिया। राजा कुशल सिंह तो बहुत बुद्धिमान और चतुर है। आपने मेरे प्राण बचा लिए महाराज, धन्यवाद धन्यवाद। महाराज कुशल सिंह झपट्टा महाबली की बुद्धिमानी एवं साहस से बहुत प्रभावित हैं। वे केवल आपके राज्य पर आक्रमण ही नहीं करेंगे बल्कि महाबली की योग्यता का सम्मान भी करते हैं। वे झपट्टा महाबली की एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे पड़ोसी राज्य मंडूक को भी यदि महाराज कुशल सिंह स्वतंत्र कर दें तो उनकी बड़ी कृपा होगी।
झपट्टा महाबली, आपने एक बार फिर अपनी योग्यता व बुद्धिमानी सिद्ध कर दी है। हम आज से आपका वेतन 2 गुना करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।